यस, आफ्टर बॉयल्स लॉ देयर इज अ नेक्स्ट लॉ दैट इज अ चार्ल्स लॉ. ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस हम दोनों के बाद में कंपेयर करेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दिस चार्ल्स लॉ. नाउ चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज -273. ठीक, क्या इसका कहना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा बाय 1 डिग्री. ठीक, अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये भी कंसीडर करेगा कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर गैसेस क्या हो जाता है, गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाता है. तो -273 जिसे कि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहे हैं, normally it is a that temperature where the volume of gases is totally 0. right? अब ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास इक्वेशन बैठती है कि जो V है वो T के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट K, तो V इज इक्वल्स टू KT. इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक, दिस इज द चार्ल्स लॉ. Next is the Charles equation, but this equation this equation shows that if the temperature increases by T1, the volume also increases by V1. यानी कि अगर temperature change हो रहा है तो क्या होगा? If temperature changes from T1 to T2, तो volume increases from V1 to V2. It means कि ये क्या है? एक direct proportional relation क्या है? show कर रहा है अबाउट द चार्ल्स लॉ. फाइन, अब इसका जो ग्राफ है ले देकर इसमें नॉर्मली हमारे पास एक ही हम ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, नाउ दिस ग्राफ इज एट द कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और इसमें प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट. तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो ग्राफ्स होते हैं दे आर आइसोबार्स. ठीक, अब ये क्या कंसीडर कर रहा है? फर्स्ट हम इसमें देखेंगे देयर इज द आइडियल गैस इक्वेशन जो क्या है? PV इज इक्वल्स टू nRT. ये इक्वेशंस हमें डायरेक्टली एक रिलेशन को समझने में हेल्प करती है कि K और T का क्या रिलेशन है या K और प्रेशर का क्या रिलेशन है. पिछले में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या होगा? K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्लोप भी इंक्रीज करेगी. ठीक, यहाँ पर देखते हैं कि अब प्रेशर का और K का क्या रिलेशन है. एक तरह से ये प्रेशर और K के रिलेशन को बताती है, प्रेशर एंड K. अब P इज इक्वल्स टू nRT. फाइन, और अगर हम इसको ऐसे लिखें V इज इक्वल्स टू nRT अपॉन P. ठीक है, P को मैं इधर ले गई, nRT अपॉन P. अब ये क्या है आपका? N नंबर ऑफ मोल्स और R, ये दोनों क्या है? टर्म्स कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगेन अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स आर फिक्स्ड, R इज द गैस कांस्टेंट, वो भी क्या है? फिक्स है. तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन बैठता है. दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे K से हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दूँ दैट V अपॉन T इज इक्वल्स टू K अपॉन P. ठीक है, तो V अपॉन T इज इक्वल्स टू K अपॉन P. अब यहाँ पे भी आपको देख लीजिए ये एक इन्वर्स रिलेशन ही शो कर रहा है. ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि V इज इक्वल्स टू nRT, P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V. ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इसको अगेन, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वैल्यू है. ये हमारी कौन सी वैल्यू है? कांस्टेंट. एंड T अपॉन V का अगर हम रिलेशन देखें तो वो क्या है? 1 अपॉन K को इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? V अपॉन T इज इक्वल्स टू K. तो अगर T अपॉन V की बात है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? K. तो आप देखिए P का इससे क्या रिलेशन हो गया? प्रेशर और K का, दैट इज प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K. यहाँ पर भी अगर हम देखें तो K अपॉन P ही आ रहा है. तो दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन को क्या है यूज कर सकते हैं
टू इंटरप्रेट द ग्राफ। तो ये हमें सिर्फ ग्राफ को समझने में हेल्प करता है, प्रेशर और की कैसे दूसरे से रिलेट करते हैं। अब मैं अगर बताऊं कि यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रेशर्स पर क्या है, ये स्लोप्स हैं, ठीक, सारी की सारी के स्लोप है। प्रेशर इसे मैं लिखूँ P1, P2, P3, P4। सो हाउ विल यू इंटरप्रेट कि किस स्लोप का प्रेशर सबसे हाई होगा। इसका हम डायरेक्टली हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्लोप सबसे कम होगी, जो स्लोप सबसे स्मॉल होगी, उसका प्रेशर सबसे हाई होगा। तो ये स्लोप सबसे कम है और इसका प्रेशर सबसे हाई है। इट मीन्स P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P4। ये क्या है, प्रेशर सबसे क्या होगा, स्लोप सबसे छोटी है तो इसका प्रेशर सबसे हाई होगा, हाई प्रेशर, बिकॉज स्लोप इज स्मॉल। और इसका प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर इज लेस बिकॉज स्लोप इज हाई। ठीक है, तो हमें ये PV इज इक्वल टू NRT की इक्वेशन है, वो हमें क्या कर रही है, हमें इस इक्वेशन को समझने में हेल्प करती है कि ये किस तरह की स्लोप्स इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इफ यू वांट टू फाइंड द स्लोप। फाइन, सो दिस इज द चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ का मेन जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पहले आप इसे देखिए कि ये आपको समझ में आया या नहीं। दोबारा मैं बता रही हूँ, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर के लिए है। कांस्टेंट प्रेशर के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेट करेंगे। ठीक, ये चार्ल्स इक्वेशन है जो ये बता रही है कि V1/T1 का जो रेशो है वो क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जो कि उसके डायरेक्ट रिलेशन को शो करती है। और ग्राफ हमें क्या बता रहा है, V वर्सेस T का, ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ये प्रेशर क्या बता रहा है कि अगर प्रेशर P1 है तो Vt कैसा होगा, P2 के ऊपर Vt कैसा होगा, P3 के ऊपर Vt कैसा होगा, 4 के ऊपर Vt कैसा होगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है वो भी क्या रहेगा, प्रेशर्स के लिए हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक, अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, PV इज इक्वल टू NRT की हेल्प से। N और R हमारे लिए कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या हो गया, K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो स्लोप कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो स्लोप जो सबसे कम है उसका प्रेशर सबसे हाई होगा। तो दिस इज अबाउट द चार्ल्स लॉ। ठीक, अब दोनों लॉज हमने जो अभी तक पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है बॉयल्स लॉ और एक हमने पढ़ा है चार्ल्स लॉ, दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, फर्स्ट पहले जो बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेट करते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि वहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो क्या था, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फाइन, यानी कि ये हमें एक रिलेशन बता रहा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम अगर प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम कम होता है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएंगे, वो यूनिट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और जब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए, इट मीन्स एयर बिकम मोर dense. That's why जो एयर अबव सी लेवल होती हैं
have more density and it decreases as we move toward high altitude। यही मतलब हुआ ना कि जो डेंसिटी है, क्योंकि ये P वर्सेस V हमें किसके लिए एक रिलेशन बता रहा है, डेंसिटी का, कि अगर प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम कम होने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रहेंगे, बट होगा क्या कि हर मॉलिक्यूल के लिए पर यूनिट एरिया क्या है, बढ़ जाएगा। जब पर यूनिट एरिया बढ़ गया, यानी कि अगर मैं इतना एरिया बता दूँ, पहले एक एक एरिया में 2-2 मॉलिक्यूल्स थे, अब इतने एरिया में क्या आ रहे हैं, 8 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे यानी कि अपने आप को वहाँ पे रख रहे हैं। इट मीन्स के पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो डायरेक्टली किसके लिए रिलेट करना है, डेंसिटी के लिए। तो जो सी लेवल के ऊपर जो एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा हैवी होती है, और जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ मूव करते हैं डेंसिटी क्या होती जाती है, लो होती जाती है। तो ये सिग्निफिकेंस था बॉयल्स लॉ का। फाइन। चार्ल्स लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है, इट गिवन फॉर द हॉट एयर बैलून, क्योंकि चार्ल्स लॉ जो था, चार्ल्स ने इसको हॉट एयर बैलून पे ही क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट को करा। उसने क्या देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अब इस केस में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम, अगर क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है, अब उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो पर यूनिट वॉल्यूम है या पर यूनिट एरिया जो भी रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब क्या कंडीशन आ जाएगी, जहाँ पर एक ही कंडीशन में 8-8 मॉलिक्यूल्स थे, अब एक पे 1 या 2-2 बचे, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर गए। तो जब पर यूनिट वॉल्यूम आपके मॉलिक्यूल डिक्रीज कर जाते हैं तो वहाँ पर हॉट एयर कैसी हो जाती है, लाइटर इन वेट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हॉट या फिर वार्म एयर होती है इज लाइटर देन कोल्ड एयर। इसलिए हॉट एयर बैलून क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे कि द बलून लिफ्टेड अपवर्ड साइड। राइट। ठीक है, so this is about the Charles law and the significance of Boyle's law and Charles law.